नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? अच्छे हो, खुश हो, अपने अपने घरों में आबाद हो और ठंडी भी चल रही है। हाँ, लोहड़ी भी नज़दीक आ रही है ना। 1 जनवरी आ चुका है, न्यू ईयर आ चुका है। अच्छा, सबसे पहले नॉकआउट एजुकेशन चैनल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। हाँ, पहले की वीडियो में मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे चुकी हूँ। विराम चिन्ह हमने पढ़ा था और मैंने कहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना होता है। प्रश्नों को ध्यान से क्यों देखना होता है? क्योंकि कभी कभी प्रश्न कुछ हमें लगता है आसान है, हमारी ट्रिक हम यूज कर लेंगे, हर जगह ट्रिक भी काम नहीं आती। हाँ, कुछ चीजों को याद करने के लिए जरूर ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमें बड़ी बड़ी बातें याद रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। होना भी चाहिए। महत्वपूर्ण योगदान बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे व्यक्तियों का हमारे जीवन में होता है, होना भी चाहिए। जैसे कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों से अपने विचार भी साझा करती हूँ, हिंदी को भी साझा करती हूँ और मैं कहती हूँ हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। हमारा उस पर अधिकार होना हमारे लिए गर्व की बात है। और हिंदी भाषा में बात करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हिंदी क्या है? समझदारी की भाषा है। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो खुद ही बता देती है कि मैं यहाँ हूँ, अपने मूल रूप में हूँ। अगर हम कभी कभी कोशिश करें और कोई बुक या कोई किताब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम कुछ शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि वो शब्द खुद ही कहते हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, मेरा अर्थ ये है। इसी तरह हमारी भाषा भी क्या है? आसान है और खुद ही कह देती है कि हाँ देखो, आप इस पर उलझे हो, उलझो मत, इसका उत्तर इसी परिभाषा में है। हाँ, कभी कभी हमारी उलझने बढ़ भी जाती हैं, सोच भी लेते हैं और हम प्रयास भी करते हैं उसको जानने का, उसको समझने का, और उस प्रयास में हम कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। सफलता सबको मिलनी भी चाहिए, लेकिन इसी सफलतम जीवन में क्या हमने जो सीखा, क्या हम दूसरों तक पहुंचा पाए? इसकी आशा आप जरूर कीजिए। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। हिंदी को पढ़ाने, समझने और आगे पढ़ाने के लिए मेरा प्रयास आप लोगों तक। तो आप भी मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरे चैनल का प्रयत्न है आपको आगे की ओर ले जाना। मैंने कहा था कि हम हिंदी की क्लासेस अभी शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी आपको करवाना शुरू कर देंगे और इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं हिंदी को पढ़ने बहुत ही सरलतम तरीके से। और मेरा प्रयास छोटी छोटी बातों में ही आपको हिंदी समझा देना है, क्योंकि हिंदी तो खुद ही एक ऐसी भाषा है जो खुद कहती है देखो मेरे भाव यहाँ हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे। हाँ, हिंदी का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन हम देख सकते हैं। हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन साहित्य को पढ़ना आसान थोड़ी ना है। हर किसी चीज को देखने, समझने, पढ़ने के लिए हमें उसके प्रति लगाव भी होना जरूरी है। वो लगाव अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, सॉरी, वो लगाव अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए सफलता हमारे हाथ में ही होती है। मैंने कहा था किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके बेस को, उसके भाव को जानना जरूरी है ना? तो बेस तो हम करेंगे ही, लेकिन हम थोड़ा उल्टा चले। हम आरोह से अवरोह, अवरोह से आरोह की ओर जाते हुए दिखेंगे, है ना? तो मैंने आपको वाक्य विचार बताया, शब्द विचार बताया, पद परिचय बताया, आपको रस बताया, विराम चिन्ह बताया। आज हम करेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या क्या हम पढ़ते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हाँ, आज का हमारा बोलने का, पढ़ने का, सीखने का विषय क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग बहुत आसान है। ज्यादा ट्रिक्स यूज करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। ट्रिक्स हमें कहाँ रखनी चाहिए? मैथ्स को सॉल्यूशन करने में। ट्रिक्स हमें कहाँ रखनी चाहिए? बड़ी चीजों को छोटे रूप में याद करने के लिए, है ना? हाँ, बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए ट्रिक्स याद करने पड़ते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक्स की बजाय अगर हम अर्थ को जान लें तो हमारे जो भाव हैं वो खुद ही कह देंगे देखो मैं आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप कहीं की भी तैयारी करो, किसी भी स्टेट के पेपर की तैयारी करो, आप आरएएस के लिए फाइट करो, आप आईएएस के लिए फाइट करो, आप किसी भी एच टेट, पी टेट, आर टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर जगह आजकल हमें देखने को मिलता है कि हिंदी का प्रयोग है ही, हिंदी से पूछा ही जाता है।
और हिंदी से नॉर्मल ग्रामर नॉलेज, व्याकरण का ज्ञान आपसे जरूर पूछते हैं। प्रश्न हमसे ऐसे पूछे जाते हैं, हमें पहले तो आसान लगते हैं, लेकिन जब हम आंसर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ यही तो आंसर है। लेकिन प्रश्न का भाव समझना हम भूल जाते हैं। प्रश्न का भाव समझना हम भूल जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है हमें उसको समझकर उत्तर देना होता है। क्योंकि समझकर जब उत्तर देंगे तभी तो हम उस पद के लायक बन जाएंगे जिस पद को प्राप्त करने के लिए हम इतना गहन अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो टॉपिक, विषय हमारा छोटा है, उपसर्ग। इंग्लिश में पढ़ते हो ना प्रेफिक्स और सफिक्स, लाइक दैट। हिंदी में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी और इंग्लिश में दोनों जो भाषाएं हैं, उन दोनों भाषाओं में हम कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी तरह की क्लासेस लेकर सीख सकते हैं, लेकिन शब्दों का ज्ञान हमें तो बेस से ही होगा ना। जब तक हमें अ कहना नहीं आएगा, हम अ से अनार कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था कि हिंदी में शब्दों का निर्माण कैसे होता है, स्वर और व्यंजन से, है ना। इंग्लिश में भी वॉवल्स होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, है ना। AEIOU इंग्लिश में होता है, यहाँ अ से अ तक, है ना। उधर जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और इधर हमारे का जो 12 खड़ी है उसमें क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। हर भाषा को सीखने का तरीका शायद एक हो, लेकिन उसका विस्तार करने का तरीका वो तो हमारे पास है। उसको समझने का, उस पर कमांड करने का, अपना अधिकार जमाने का तरीका तो हमारे पास है। तो आज हम रेणु जैन के साथ पढ़ेंगे उपसर्ग। कौन से चैनल पर, नॉकआउट एजुकेशन पर। सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी हिंदी समझने में। हाँ, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, समझनी है, जाननी है। आज के वीडियो में हम सिर्फ उपसर्ग के मूल मंत्र को जानेंगे, ठीक है। मूल मंत्र अर्थात कि उपसर्ग है क्या, उपसर्ग किस प्रकार के हैं, है ना। हाँ, उसी से हम बनेंगे। अब याद रखिए, उपसर्ग से 3 तरह के शब्द भी हम बना सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह के शब्द हैं, विलोम, पर्यायवाची और नए अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। विलोम को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें उपसर्ग के रूप और प्रयोग मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्दों में भी प्राय ऐसा ही होता है, और नए शब्द तो हम बनाते ही हैं, कहीं ना कहीं निर्माण, नवरचित, नवरचना होती ही रहती है। लेकिन उससे पहले, शब्द रचना करने से पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग है क्या। उपसर्ग 2 शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या है, पास, समीप, और सर्ग का अर्थ क्या है, सृष्टि, अर्थात नवरचना, है ना। शब्दांश और शब्द जरा देखिए, पहले आप समझ लीजिए उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश है। शब्दांश क्या होते हैं, जैसे अ, कु, उप, है ना, ये सारे क्या हैं, शब्दांश हैं। इन शब्दांश के साथ जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कार, जैसे पुत्र, जैसे, अब इसका तो उत्तर आप ही दे देंगे, बहुत आसान है, कोशिश कीजिए, उत्तर तो दीजिए। प्रश्न पूछने की आदत तो मेरी देखो जाएगी ही नहीं, कहीं ना कहीं मैं अपने काम में ही आपसे प्रश्न पूछ लूंगी। कोशिश कीजिए इसका उत्तर आप दे, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, पूर्व का अर्थ क्या हुआ, पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या उनमें एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, एक नई विशेषता ला देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किससे बना है, 2 शब्दों से, उप और सर्ग। कई बार आपसे पूछ लेते हैं उप का अर्थ क्या है, तो भूलिएगा मत, उप का अर्थ होता है पास और समीप। सर्ग का अर्थ क्या है, सृष्टि। इसके बाद आप ये देखिए शब्दांश कौन से होते हैं। अब मैंने कहा था ना उपसर्ग है, तो उपसर्ग के कुछ भाग भी होते हैं, उपसर्ग से नए शब्द भी बनते हैं। नए शब्द हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं, उपसर्ग से बोलने वाले शब्द कौन से हैं, मैंने अभी भी बताया, विलोम, पर्यायवाची और समास। ओ सॉरी, विलोम, पर्यायवाची और नए विशेषता वाले शब्द।
विलोम को अगर आप ध्यान से उल्टा सीधा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो उपसर्ग वाले हैं और ये प्रत्यय वाले हैं। पर्यायवाची को भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची में तो एक ही शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्दों को हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, उपसर्ग है। शब्दांश मैंने अभी यहां लिखे हैं अ, कु, उपकार, ठीक है, अ, कु और उप। मैंने उप का अर्थ भी आपको बताया। इन सब के अर्थ अगर हमें पता है, ए का अर्थ किसमें आता है, नहीं में, अर्थात निषेध। कु का अर्थ किसमें आता है, बुरा, ठीक है। पुत्र का तो अर्थ आपको पता ही है ना, बेटा, तो इसका हमें क्या हुआ, बुरा प्लस बेटा, बुरा बेटा। कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, अर्थात बुरा पुत्र, अर्थात बुरा बेटा, है ना। और अ का मतलब हुआ नहीं, कार, हाँ अकार, अकार नहीं है, तो ये शुद्ध उपसर्ग नहीं है, याद रखिए। हाँ, मैं बताऊंगी आपको क्यों। अब उपसर्ग का अर्थ मैंने बता दिया। अब हिंदी में उपसर्ग वैसे तो 3 ही हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू भाषा अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये झोल मिटाओ कि ये उपसर्ग हैं कितने। हिंदी के उपसर्ग तो 13 ही हैं कुल, और संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं कुल, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं 19 ही। अब आपको पता है संस्कृत के तो 22 ही उपसर्ग हैं, दिमाग में बिठा लो 22 के 22, अर्थ पता लग जाएंगे, शब्द बनाओगे, कहानी खत्म। हिंदी के भी 12 ही हैं, पता कर लो कितने हैं, अर्थ पता ही है, खत्म। कितने आसान हैं, लंबी चौड़ी परिभाषाएं या सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये परिभाषा खुद ही कह रही है कि मैं तो शब्दों से पहले लग के जब उनमें नया अर्थ प्रकट कर दूंगा तो मैं उपसर्गी हूं। उससे पहले लगूंगा तो मैं उपसर्गी हूं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें कभी कभी घुमा भी देते हैं। हम घुमक्कड़ लोग हैं ना। क्यों घुमक्कड़ क्यों कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं नई नई जगह हमें एग्जाम देने जाना होता है, परीक्षा देने जाना होता है, तो घुमक्कड़ हो गए। तो वो कभी कभी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ना यहाँ भी दिखती है। तो प्रश्नों का हेर फेर जरा सा समझ लो, उत्तर आपकी आंखों के आ गई है। तो उपसर्ग क्या है, मैंने यहाँ 5 प्रकार के लिखे हैं। अंग्रेजी के अभी प्रयोग हो गए हैं और संस्कृत के कुछ अवयव है जिनको हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी हम इनको छोड़ देते हैं, इनको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। उपसर्ग किसमें आता है, शब्द निर्माण में। इसको हम शब्द निर्माण विधि भी कह सकते हैं। मैंने कहा था शब्द निर्माण विधि में 3 भाग कौन से हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये तीनों शब्द निर्माण के कार्य करते हैं। उपसर्ग आगे लगकर पूर्व, प्रत्यय पीछे लगकर बाद में, और समास तो जोड़ा तोड़ी है ना। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, 22। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, 13। अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग कितने हैं, 19। और ये 3 हमारे उपसर्ग के मेन पार्ट हैं। बाद में 2 और ऐड होते हैं संस्कृत के अवयव जिनको हम उपसर्ग की तरह यूज करते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के जैसे आजकल हम हेडमास्टर जी, है ना, क्लर्क, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इनके भी पार्ट बने हैं उपसर्ग के रूप में। वो हम अभी अगली वीडियो जब लाएंगे तब अध्ययन करेंगे। आज का हमारा क्या है, उपसर्ग को हम पहचानें कैसे, उपसर्ग से शब्द कैसे बनते हैं। चलिए इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्दांश लिया था। शब्दांश क्या, छोटा अंश, शब्द का बहुत छोटा अंश जिसका अपना अर्थ है। जैसे पुराना नहीं लेते, हम नया ले लेते हैं। अब ध्यान रखिए, उपसर्ग क्या है, शब्दांश, और शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है, नए शब्द का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। अब देखिए, शब्द हमने लिया सत्य, और शब्दांश हमने क्या जोड़ा, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, और सत्य का अर्थ क्या होता है, सच, अर्थात सच नहीं है। इसका अर्थ क्या निकल के आया, सच नहीं। इसका क्या बना, असत्य। तो अर्थात हमें पता लग गया कि मूल शब्द का अर्थ नहीं है और उसके साथ हमने सत्य जोड़ा, वो बना असत्य। असत्य का अर्थ क्या आता है, सच नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध उपसर्ग है ना। कई बार हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उ
उपसर्ग विधि से नहीं बना। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? क्या कोई शब्द ऐसा है जो यहाँ उपसर्ग में बना है ना? कुलीन, कु का अर्थ बुरा और लीन का अर्थ मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, क्या कुलीन शब्द उपसर्ग है या नहीं? कुलीन शब्द, मैं मार्कर बदल लेती हूं, उपसर्ग है या नहीं? अगर वो उपसर्ग है तो क्यों, और अगर वो उपसर्ग नहीं है तो क्यों? तो आपको पता लग गया ना कि शब्दांश और शब्द, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? उपसर्ग बनता है। उपसर्ग क्या लगते हैं? शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। नए शब्द का निर्माण करने के लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय और समास, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, पर शब्द विधि में सबसे ज्यादा उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग होते हैं। हाँ, जब मैं समास करवाऊंगी तब भी आपको छोटी छोटी बातें हैं वो समझा दूंगी। अब पेपर में हमसे, मैंने कहा ना, हमसे पूछा जाता है क्या ये दिए गए शब्द उपसर्ग विधि से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया कि कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई शब्द आ जाए और उससे पूछा हो क्या ये शब्द उपसर्ग विधि से बने हैं, तो आप किस प्रकार उपसर्ग विधि वाले शब्द को निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। आपको पता है, झंझट मैंने कहा खत्म ही है। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22, याद कर लो। हिंदी के कितने हैं? 13, याद कर लो। अरबी फारसी उर्दू के कितने हैं? 19, याद कर लो। इनके अर्थ आपको पता ही है। अर्थ पता है तो आराम से आप निकाल के कहानी खत्म, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर हम मूल शब्द को पहचानते हैं, मूल शब्द कौन सा होगा? जिसके आगे या पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन आते हैं। जैसे मैंने यहां दिया था ना, शब्दांश क्या था? अ, और मूल शब्द क्या था? सत्य। तो इस मूल शब्द से ही हमें पता लग जाएगा कि जो नया शब्द बना है वो उपसर्ग विधि से बना है या प्रत्यय विधि से बना है। जैसे यहां आह प्लस कार क्या बन गया? आकार। लेकिन इसी के पीछे कार मूल शब्द है, अगर इसी के पीछे हम अणे लगा देते हैं प्रत्यय लगाकर, तो क्या बन गया? कारण। अब ये एक मूल शब्द ऐसा है जिसके आगे भी शब्दांश जुड़ सकते हैं और जिसके पीछे भी, है ना। उपसर्ग प्रत्यय में कुछ सारे शब्द ऐसे हैं जो कॉमन से हैं, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना कि वो उपसर्ग में है या प्रत्यय में है। इसीलिए हम अपने एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है, जानना आवश्यक है ना। और क्वेश्चन तो कितने भी नंबर का हो सकता है, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बहुत समझदार हैं, इतने इतने एग्जाम्स आप देते हैं तो आपको पता ही होगा। लेकिन ये छोटी सी ट्रिक आपको समझने में हेल्प करेगी। ध्यान रखिए, उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए समझना आवश्यक है क्या वो शब्द जो जुड़ा है। अब देखिए, कुलीन, कुमाता, कुपुत्र, कुलीन, कुमाता, कुपुत्र, ये तीनों शब्दों में कु जुड़ा है, लेकिन क्या तीनों शब्द उपसर्ग विधि से बने हैं? क्या ये तीनों शब्द उपसर्ग विधि से बने हैं? नहीं, इनमें जो कुलीन शब्द है वो उपसर्ग विधि से नहीं बना है। आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए क्यों। मैं तो आपको उत्तर अगली वीडियो में दे ही दूंगी, मैं इस बात से नहीं चूक रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी तो समझदारी होनी चाहिए। आप देखिए, जानिए, समझिए। छोटे छोटे शब्द मैंने लिए हैं, ठीक है ना। असत्य लिया, आकार लिया, कार से कारण भी बना, कार से आकार भी बना, और कार के आगे अगर हम उप शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? उपकार। क्या बन जाता है? उपकार। देखिए, एक मूल शब्द से हम कितने उपसर्ग लगाकर उन नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। उपकार का अर्थ मुझे आप अवश्य बताइए क्या होगा। ठीक है, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? मैंने यहाँ 5 प्रकार के रखे हैं, लेकिन मूल रूप से 3 प्रकार के, हिंदी, संस्कृत और उर्दू अरबी। आगे 2 अभी जो जुड़े हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के अव्यय। लेकिन उपसर्ग किस में काम आते हैं? शब्द निर्माण विधि में काम आते हैं। शब्द निर्माण विधि जो नए शब्दों को बनाने का कार्य करती है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तब तक मैं रेणु जैन मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, और उपसर्ग कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे बनाएं, कैसे समझें, उनका मूल रूप क्या है, अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।